तो पिछले क्लासेस के वीडियो से कुछ अगर डाउट्स है तो वो पूछो, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ, वो तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरेन्स में था ना। तो देखो वो तो प्रिपरेशन में था, जैसे क्लास 11th जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, क्लास 11th का ही वो रिएक्शन है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, उसमें बात हो रही थी कि एल्केन से कैसे बनाते हैं, ये थी ना बात। तो एल्केन्स में जैसे कि मान लेते हैं मीथेन लिए एक एग्जांपल के तौर पे, और कोई हैलोजन से उसको रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो रिएक्शन हम लोग कराते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में जनरली, ठीक है। तो या तो मैं पूरा सनलाइट लिखूं, नहीं सनलाइट लिखूं या एच न्यू लिखूं, एक ही बात होता है। क्यों? क्योंकि एच न्यू का मतलब एनर्जी का फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है, और लाइट भी एक एनर्जी ही है इसलिए। तो हाँ, वो नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। E इक्वल टू एम, यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मूला लिख दिया गया, जैसे मतलब कह रहा हूँ कि एच न्यू सनलाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है वो क्या होता है, m क्या है वहाँ पे, मास है ना। तो एक्चुअली वो मास डिफेक्ट वगैरह पढ़ोगे, तो मास डिफेक्ट को जब हम लाइट के वेलोसिटी के स्क्वायर से इंटू करते हैं तो वो एनर्जी आता है, तो वो तो अलग चीज़ हो गया, वो एक बिल्कुल अलग एस्पेक्ट ही हो गया उसका। ऐसे तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग बहुत तरह से लिख सकते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी, ये वो सब बहुत सारा लिख सकते हैं। लेकिन कोई लाइट जब फॉल करता है, उसका कुछ फ्रिक्वेंसी अगर हमको पता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट से इंटू करने पे उसका एनर्जी सीधा साधा वैल्यू निकलता है। अब बहुत सारा चीज़ उसमें, बहुत सारा बात सब है, तो बस एक सिंबल है ये, और क्या। तो एच न्यू लिखना चाहिए। तो इसमें फिर क्या होता है कि जैसे एक H, जैसे मीथेन है ना, ये मीथेन हो गया ऐसे ऐसे, और Cl2 ऐसे हुआ, तो एक HCl बाहर हो गया और एक Cl यहाँ पे लग गया, तो CH3Cl हो गया, है ना। जो HCl बाहर निकला वो यहाँ पे दिखा दिया ऐसे। फिर इसको हम लोग सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, फिर क्लोरीन डाल रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो फिर एक H वैसे ही और एक Cl, HCl निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक H जब निकल गया तो CH2 ना हो गया, और एक Cl लग भी तो जाएगा, लगा था ना, तो वैसे एक Cl लग भी जाएगा, तो यहाँ पे हो गया। फिर इसी को रिपीट कर देंगे, फिर क्लोरीन डाल दिए लाइट के प्रेजेंस में, तो एक Cl और एक H, HCl बन के निकल जाएगा, तो बच क्या जाएगा CH, और एक क्लोरीन लग भी जाएगा, तो क्लोरोफॉर्म बन गया। फिर इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं ऐसे, तो फिर एक H और एक Cl, HCl बन के बाहर, और फिर एक Cl लग भी जाएगा, तो CCl4। अब तो चूँकि हाइड्रोजन है नहीं वहाँ पे, नहीं ना है, तो हाइड्रोजन अब नहीं है तो और सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं पाएगा। इसका एक्चुअली में ये रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ना है, मैं उस वक्त भी बोला था, और क्लास 11th में मैं बताया भी था। तो वहाँ पे ये जो रिएक्शन है एक्चुअली, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। उस रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, याद रखना चाहिए, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल होता है ना। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम सेम हैं, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया ये, ठीक है। और इस पे जब लाइट फॉल करता है, लाइट के प्रेजेंस में होगा ना, तो इसका ना होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ये 11th में पढ़े हो, ये सब बेसिक से है। ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज मतलब बॉन्ड का इक्वल ब्रेकिंग, बराबर। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है, तो इस तरह से क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स मिलता है, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। और फिर ये फ्री रेडिकल जा करके फिर इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराता है, फिर वैसे ही करके स्टेप वाइज करके बाहर निकलता है, समझे। यहाँ पे चूँकि मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में ही पढ़ना था, इसलिए मैं मैकेनिज्म नहीं बताया हूँ, वीडियो में भी नहीं बताया था, ठीक है। बट होता ऐसे है, इसीलिए हम लोग इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो 3 स्टेप्स में पूरा होता है, 1 2 3। पहला स्टेप जो होता है, जैसे ये स्टेप था पहला, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं प्रोपगेशन, ठीक है।
और जो तीसरा स्टेप होता है उसको टर्मिनेशन बोलते हैं। मगर ये सब डिटेल्स हम लोग को अभी नहीं जानना है, यहाँ पे चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन का, ठीक है, इसलिए हम लोग रिएक्शंस केवल देख रहे हैं और डिटेल 11th में पढ़ना था, इसलिए यहाँ पे बताने का ज़रूरत भी नहीं है ऐसा। ये बस तुमको ये यहाँ पे क्या यूज़ है, यहाँ पे बस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन टॉपिक था ना ये, यानी हेलो एल्केन हम कैसे बना सकते हैं, तो एल्केन्स को यूज़ करके हम ऐसे बना सकते हैं, एल्केन में हैलोजन डालेंगे, जैसे हम यहाँ पे ब्रोमीन भी डाल सकते थे लाइट के प्रेजेंस में, तो बस एक H हटेगा एक I लगेगा, एक H हटेगा एक I लगेगा, ठीक है, समझे। इस तरह से हम आयोडीन डाल के नहीं कर सकते हैं रिएक्शन, ध्यान रखोगे, सुन रहे हो। आयोडीन जैसे मान लो तुम सोचोगे कि Cl2 और Br2 सर बोल रहे हैं, आयोडीन नहीं बोल रहे हैं, तो आयोडीन भी मतलब डाल सकते हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली I2 जब तुम डालोगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखो जैसे मीथेन है, I2 डाले तो एक H हटा है ना, और एक I से मिलके HI बनाएगा और प्लस CH3I बन जाएगा। रिएक्शन तो ऐसे ही होगा और होता भी है ऐसे रिएक्शन, लेकिन हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि HI जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये 11th में भी पढ़े हैं ये चीज़। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के चलते क्या होगा, HI जो है वो इसको रिड्यूस कर देगा। मतलब रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन देना, बहुत सारा मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन देना, हाइड्रोजन देना, ऑक्सीजन का लॉस हो जाना, बहुत सारा होता है। बट यहाँ पे क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो H ये इसको दे देगा और तो फिर से क्या होगा, ऐसे ही मीथेन बन जाएगा और I2 बन जाएगा। तो यानी कि रिएक्शन जो है वो क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं, समझे, बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं, इसलिए हम लोग आयोडीन का डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन नहीं कराते हैं, ठीक। लेकिन अगर फिर भी मुझे मान लो कि ये रिएक्शन कराना हो तो हम क्या कर सकते हैं पता है, हम लोग जो है ना इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, तब फिर ये रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो कैसे होता है, ज़रा समझो इसको। यहाँ पे जो है देखो, मैंने अभी कहा कि यहाँ पे आयोडीन डालोगे तो ऐसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं कराते। लेकिन अगर फिर भी मुझे ये रिएक्शन कराना है तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कॉन्क HNO3 या फिर कॉन्क HiO3, आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, है ना, आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो उसके प्रेजेंस में हम करवा सकते हैं इस रिएक्शन को, फिर ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही ये इससे रिएक्शन करेगा ये और ये बनेगा। अब जैसे मान लो कि हम HiO3 यूज़ किए, सपोज़ करो यहाँ पे, तो HiO3 क्या करेगा, अगर हम इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो जैसे ही HI बनेगा ना, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो HI से कंबाइन करके उसको I2 में कन्वर्ट कर देगा, समझे। यानी अगर हम इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो जो HI बना जैसे ही बनेगा वो तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, तो HI तो रहेगा नहीं, तो वो इसको फिर रिड्यूस नहीं कर पाएगा वापस और रिवर्सिबल नहीं कर पाएगा, समझे। अगर मान लो कि हम ये नहीं यूज़ करके ये यूज़ कर लिए HNO3 नाइट्रिक एसिड सपोज़, तो वो अगर उसके प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो HI बना है वो इसको रिड्यूस करेगा, उससे पहले क्या होगा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको फिर I2 में कन्वर्ट कर देगा, समझे, समझ में आई बात। तो इसलिए हम लोग जब एल्केन का आयोडीन से डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं तो हमें वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 या HiO3 उसके प्रेजेंस में कराना चाहिए। क्यों, समझ गए, क्योंकि जो HI बाई प्रोडक्ट मिलता है हमको वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो CH3I को वापस फिर मीथेन और I2 में कन्वर्ट कर देता है और रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 या फिर HNO3 के प्रेजेंस में करवाना चाहिए ये रिएक्शन। क्लियर हुआ मुस्कान, ठीक है, समझ गए सर। चलो और बोलो, तुम्हारा खुशी और कुछ है, बोलो जल्दी। देखो बताता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ है तुम ये कहना चाह रहे हो कि कैसे समझेंगे कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है।
देखो ऐसे तो बाद में एक चैप्टर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स, है ना एक चैप्टर, तो उसमें हम लोग ये सब बात करेंगे ऐसे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। देखो जहाँ तक हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर का बात है और वहाँ पे जो हम लोग SN1 SN2 पढ़े उससे रिलेटेड मैं तुमको समझा देता हूँ क्या कैसे है। जो देखो इसमें क्या होता है कि पहला चीज़ तो ये, जैसे कोई भी रिएक्शन या तो वो एक ही स्टेप में हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। बात समझे क्या बोले, समझो ध्यान से, सिंगल स्टेप एक ही स्टेप का रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल मतलब जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है, ठीक है। अब एक ही स्टेप में अगर हो रहा है कोई रिएक्शन तो वो स्लो हो या फास्ट उसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक ही स्टेप है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस क्या होता है, जैसे हम रिएक्शन तो एक ही लिख देते हैं बट उसका जब मैकेनिज्म देखते हैं तो वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है ना, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। नाम ही से लग रहा है कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, जटिल है यानी कि ज़्यादा में होगा, है कि नहीं, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। मल्टीपल का मतलब क्या होता है ज़्यादा, है ना, बहुत सारा ज़्यादा। सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप, या एलिमेंट्री बोलें या कॉम्प्लेक्स बोलें, बात बराबर है। ये बात क्लियर है यहाँ तक, बोलो, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ तुम्हारी बातों को ही समझा रहा हूँ, ठीक है, उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आगे पीछे का भी नॉलेज देते रहे। एलिमेंट्री स्टेप समझ गए क्या मतलब हुआ, मल्टीपल स्टेप समझ गए क्या मतलब हुआ, या कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो जैसे क्या होता है कि मान लो कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हुआ, ठीक है, तो किसी एक स्टेप पर पूरे रिएक्शन का रेट निर्भर करता है। जिस स्टेप पर पूरे रिएक्शन का रेट निर्भर करेगा उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब क्या हुआ, डिटरमाइनिंग मतलब निर्धारण करने वाला, यानी कि वो स्टेप जो रिएक्शन के रेट को निर्धारित करता है उसी को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी वो स्टेप जो रिएक्शन के रेट को निर्धारित कर रहा है, ठीक है। और एक से ज़्यादा स्टेप में जब हो रहा है कोई रिएक्शन तो कोई स्लो होगा, कोई फास्ट होगा, कोई और ज़्यादा स्लो होगा, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, डिफरेंट स्टेप्स में जो सबसे धीमी गति से होता है उस स्टेप पर पूरे रिएक्शन का रेट निर्भर करता है, समझे, और इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जैसे कि सपोज तो एक तो ये बात हो गई, तो हम लोग जो लिख दिए कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये नहीं, वो चीज़ थ्योरेटिकली देख के नहीं बताया जा सकता है, वो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो जो SN1 रिएक्शन में हम लोग जो बात किए कि पहला स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरे स्टेप में उस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है कार्बोकेटायन बनने वाला स्टेप, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैंने लिखा, तो वो तुम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हो, ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि कौन स्लो है कौन फास्ट। हम लोग थ्योरेटिकली कैसे बता सकते हैं कि ये फास्ट है कि ये स्लो, थ्योरेटिकली डिस्कशन में तो वो जस्ट अगर पता है तो हम पहले से बोलेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया जाता है। पहला चीज़ तो ये हो गया, कैसे पता करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करेंगे। अब दूसरी बात ये कि स्लो वाले स्टेप पे ही क्यों निर्भर करता है ना। जैसे मान लो एक मैं उदाहरण दे करके इसको समझाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे सपोज़ करो कि यहाँ से मान लो चिड़ियाघर जाने का रेस हुआ या गांधी मैदान जाने का रेस होता है एक, ठीक है। रेस बहुत तरह के होते हैं, एक ऐसा भी रेस तुम लोग अगर देखे होगे या किए होगे जिसमें 4-5 का एक ग्रुप बना दिया जाता है, टीम रेस होता है, रिले रेस बोला जाता है उसको। अब मशाल या झंडा लेकर के दौड़ा जाना होता है, एक आदमी वहाँ से वहाँ जाके देता है दूसरे को, दूसरा फिर लेके आगे बढ़ता है, फिर तीसरा आगे बढ़ता है, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रिले रेस, ठीक है। अब मान लो यहाँ से गांधी मैदान का रेस हुआ, अब 3-3 लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया, कई सारे ग्रुप्स हो गए 3-3 लोगों के, तो मैं एक ग्रुप में हूँ, वो एक ग्रुप में है, वो भी एक ग्रुप में है, ठीक है। अब हुआ क्या कि झंडा लेके पहले मैं दौड़ूंगा और उसके बाद मैं उसको दूंगा, अभिषेक को उसको दूंगा, फिर वो लेके जाएगा वहाँ तक, ऐसे मान लो हम लोगों का प्लानिंग हो गया, ठीक है। अब क्या है, और भी टीम का है ऐसा, अब मेरे टीम में वो दोनों जो है वो बहुत फास्ट रनर है, बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है,
मैं उन लोगों के मुकाबले बहुत स्लो दौड़ता हूँ। तो जब मैं झंडा ले जा कर के, स्टार्ट जब हुआ तो झंडा मेरे हाथ में है, मैं ले जा कर के उनको दूंगा, वो फिर बहुत जल्दी जा कर के उसको दे देगा और वो जल्दी से दौड़ के पहुँच जाएगा, तो ठीक है। लेकिन अब वो दोनों तो तेज़ दौड़ता ही है, ठीक है। तो मेरे पे डिपेंड करेगा ना, अगर मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो जा गया और उसको बहुत लेट से दिया, तो उसका, वो तो तेज़ धावक है ही, फास्ट रनर है, वो तो तेज़ दौड़ जाएगा। लेकिन मैं ही उसको बहुत लेट से दिया और मैच हार गए, तो गलती किसकी है? मेरी ना है। वो तो तेज़ दौड़ ही रहा है, लेकिन मैं ही उसको बहुत लेट से दिया। बात समझे? अगर वो लोग बोलेगा सर अगर आप 5 मिनट ज़रा जल्दी दे दीजिएगा ना, तब तो हम लोग पक्का दौड़ जाएंगे, लेकिन मैं दूंगा पहले तब ना 5 मिनट। मैं तो इतना स्लो जा रहा हूँ कि अभी दूसरा दे के झंडा दौड़ भी गया दूसरा आदमी, और मैं अभी लेके यहीं पे हूँ, रोड ही पे पहुँचा हूँ, है कि नहीं? तो ये ग्रुप में 3 स्टेप का रिएक्शन है, 1 2 3। उस 3 में झंडा कितना जल्दी पहुँचेगा वहाँ पे, या मुझ पे ना निर्भर किया, या देर से पहुँचेगा कि जल्दी पहुँचेगा, हम लोग जीतेंगे कि हारेंगे, ये उस दोनों पे डिपेंड नहीं किया, वो डिपेंड किया मेरे पे। बात सही है? क्लियर है? समझे बात को? तो जो सबसे स्लोएस्ट होता है उस पर निर्भर करता है कोई रिएक्शन का रेट, है ना। उसी तरह से अगर तुम लोगों को याद होगा क्लास 11th वाले में पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें बात हो रही थी लिमिटिंग रिएजेंट की, था ना, एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा पढ़े थे हम लोग। उसमें भी हम लोग क्या पढ़ते, कोई रिएक्शन है, उसका डिफरेंट अमाउंट्स रिएक्टेंट्स का दिया हुआ है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पे निर्भर करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्योंकि मान लो ए और बी का रिएक्शन होना है, प्रोडक्ट बनना है कुछ भी, ठीक है, और ए का 2 ग्राम है और बी का जो है 50 ग्राम है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये 50 ग्राम पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन तो दोनों के बीच होगा तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। अब 2 ग्राम रिएक्शन जो है रिएक्टेंट ए, वो रिएक्ट तुरंत कर गया और 2 ग्राम ख़त्म हो गया, ठीक, समझ गए। अब वो ए है ही नहीं बचा, 2 ग्राम तो रिएक्ट कर गया, तो अब बी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ भी है तो वो अपने से तो देगा नहीं। बात समझे? बी तो प्रोडक्ट खाली नहीं ना बना देगा, वो तो ए के साथ रिएक्शन करके ना बी प्रोडक्ट बना रहा है, और ए जो है वो तुरंत ख़त्म हो गया, तो प्रोडक्ट जब तक ए जितना रिएक्ट किया उतना बनेगा प्रोडक्ट। बात समझ में आई? तो उसी को ना लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट पे इसलिए डिपेंड करता है, और इसलिए जो है वो स्लोएस्ट स्टेप पे रेट डिपेंड करता है, ठीक है। चलो और जल्दी कुछ बोलो, एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है ये सब सारा। और कुछ है किसी का? कुछ भी डाउट है बोलो, कुछ भी लग रहा है, कुछ भी अगर तुमको लग रहा है कि छोटा से छोटा डाउट है तो भी बोलो। शर्माना नहीं है या डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं डांटूंगा, क्योंकि आज पूछने के लिए बोल ही रहा हूँ, तो पूछो, पढ़ के आए होगे, काफ़ी दिन बाद तुम लोगों का क्लास भी हो रहा है। बोलो। क्या है, क्या वो मतलब टॉपिक जैसे इसी चैप्टर का है ना, जैसे थोड़ा सा दिखाओ, मतलब क्या टॉपिक में है, क्या वो कुछ बताओ। हम लोग ऐसे कर क्या रहे थे इस चैप्टर में? ये क्या है? अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स है। ओ, तो इसमें क्या बोल रही हो? बोलो, पूरा बोल रही हो क्या? ये वाला बोल रही हो? अच्छा ठीक। थोड़ा सा क्लास 11th में हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। खैर देखो, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। हाँ अच्छा रुको, इसका जरा सा मैं पहले डाउट बता देता हूँ, ठीक है। सबका होगा, देख लो एक बार ध्यान से सब लोग। देखो, अगर पहले का मुझे पता नहीं है कि तुम लोगों को क्या याद है या क्या नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये बेंजीन है ना, ठीक है, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जल्दी जल्दी, इतना पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं। तो सोच क्या रहे हो? 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो 3 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, मतलब पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है ना। क्योंकि क्या होता है इसका, जैसे इस तरह से p ऑर्बिटल होगा, ऐसे p ऑर्बिटल होगा, ऐसे लेटरल ओवरलैपिंग नहीं,
उसी तरह से इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल, ऐसे लेटरल ओवरलैपिंग। तो कहने का मतलब पूरे प्लेन पे p ऑर्बिटल्स का डिफ्यूजन हुआ रहता है, डिफ्यूज्ड स्टेट में p ऑर्बिटल्स रहते हैं और उसके बीच में थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग रहता है, तो वो वीक होता है। इसलिए तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है कंपाउंड, चूँकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। तो इसलिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पे वो आसानी से अटैक करता है, इसका इलेक्ट्रॉन वो लेता है और इस तरह से, जैसे बेंजीन मान लो दिखा दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल लग गया और हर बेंजीन पे हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो एक H+ बाहर चला गया और इलेक्ट्रोफाइल लग गया, समझे। तो एक चीज़ हटा और एक चीज़ लगा, इसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन बोलोगे। और गया कौन या हटाया कौन, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। और ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो बेंजीन का मेन रिएक्शन होता है, ठीक है। बेंजीन का जो मेन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ गया ये बात। तो यहाँ पे अब हम लोग बात जो कर रहे थे वो टॉपिक हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स फ्रॉम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो बेंजीन जैसे ले लिए, ये सब किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बेंजीन ले लिए, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल्स डाल दिए, यहाँ पे एक कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं। ये एक्चुअली ये रिएक्शंस जो है ना, जो अभी मैं लिख रहा हूँ, ये भी क्लास 11th का ही रिएक्शन है। क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर, जो लास्ट 2 ही चैप्टर था ऑर्गेनिक का, लास्ट चैप्टर जो था वो हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, ऑर्गेनिक में। उसका लास्ट वाला पोर्शन में जाकर के एक बार पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हो या एनहाइड्रस FeCl3 ले सकते थे। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो कैटलिस्ट है, या इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिडल, मतलब ये लुईस एसिड भी है, बेस नहीं, लुईस एसिड। ये सब जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, ठीक है, इसलिए इसको लुईस एसिड बोला जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पे देखो, एक्चुअली ना पहले ये इससे कंबाइन करता है, ध्यान दो, ये पहले इससे कंबाइन करेगा। थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की। देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, Cl- इससे ले लेगा और AlCl4- बनाता है, और Cl- जब इधर आएगा तो Cl+ बचेगा, ये Cl+ बचा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल फिर इससे अटैक करता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है और इसका फिर H+ बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करेगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और जो H+ बाहर निकलेगा, ठीक है, वो H+ जो बाहर निकला, जैसे निकला ना, वो H+ फिर इससे के साथ कंबाइन कर जाएगा AlCl4-। तो H+ और Cl- क्या बनाएगा, HCl, और Cl- जब इससे निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, AlCl3 बचेगा। तो ये जो है वो तो कैटलिस्ट है ना, AlCl3 तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट वापस फिर से मिल जाता है, वो रिएक्शन में यूज्ड नहीं होता है, ठीक है। तो वापस कैटलिस्ट मिल गया, साइड प्रोडक्ट में क्या मिला, HCl मिला ना। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में समझने के लिए कि हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है, तो कहीं से भी अभी तो सभी पोजीशन बराबर है, तो एक H और एक Cl, HCl बना देगा, वो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, और एक Cl बचेगा, वो वहाँ पे लग जाएगा, तो वो वहाँ पे लग गया और HCl बाहर हो गया, है ना। समझे ये बात। तो ये जो मैं बताया हूँ, मतलब ये समझाने के लिए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण क्यों है। ऐसे तुमको लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ था, क्या था, वो मैकेनिज्म जब देखते हैं किसी चीज़ का, हम लोग को मैकेनिज्म सबका पढ़ना नहीं है यहाँ पे। ये जो पढ़ना है ना, ये 11th में इसका मैकेनिज्म पढ़ना था। 11th के बुक में देखोगे कि NCERT में भी मैकेनिज्म होगा दिया हुआ, ठीक है। तो वो समझाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ऐसे। अदरवाइज़ तुमको यहाँ पे क्या याद रखना है कि बेंजीन क्लोरीन डाले इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एक H और एक Cl, HCl बाहर हो जाता है साइड प्रोडक्ट, और एक Cl लग जाता है, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन डाल देंगे, ठीक है, ब्रोमीन डाल देंगे तो एनहाइड्रस AlBr3 कर देंगे,
तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन और HBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो वही बात है, अगर मैं यहाँ पे I2 डाल दूंगा तो वही प्रॉब्लम आएगा। I2 डालने से HI बन जाएगा, वो फिर वैसे ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको फिर रिड्यूस करके वापस फिर रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा, स्लो हो जाएगा। तो अगर मुझे I2 यहाँ डालना है तो यहाँ पे वही HiO3 और HNO3 भी यूज़ करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज़ होगा वो। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया बेंजीन का, ठीक है। अब बेंजीन डेरिवेटिव जरा सा देखो, देखो बेंजीन डेरिवेटिव की जब हम बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव मतलब बेंजीन से रिलेटेड चीज़, जैसे कि मान लो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब ये जो जैसे मान लो मैंने Cl2 डाला, ठीक, एनहाइड्रस AlCl3 कंपाउंड हो गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, हम लोग क्लास 11th में जाएंगे फिर से, ये उसी का रिएक्शन है। तो वहाँ पे हम लोग दो चीज़ पढ़े थे। बेंजीन का जो रिएक्शन है वो तो जानते ही हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो उसमें ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल मतलब कोई अल्काइल ग्रुप कह रहे हैं, मिथाइल इथाइल कुछ भी, तो वो हम लोग पढ़े थे कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और कोई ग्रुप ऐसा भी होता है जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका क्या मतलब कि जो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा वो रिएक्शन के टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पारा पे भेजेगा, है ना। जब बोलेंगे कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका मतलब वो मेटा पे भेजेगा, किसको भेजेगा? इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Cl+ बनता है, हम लोग देख चुके थे। और मिथाइल ग्रुप जो है ना, ये जो है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसलिए हम यहाँ पे जैसे मिथाइल लगाए तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये है, तो यहाँ पे क्लोरीन लग गया। उसी तरह से मिथाइल ग्रुप जो है ये, इसके रिस्पेक्ट पे पारा ये है, तो यहाँ पे लग गया। तो इस तरह से ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला काम हो गया, और हमको यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्थो पे एक क्लोरीन लगा, एक बार पारा पे लगा, तो इस तरह से दो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। और जो पारा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। क्यों? ये भी बात हो चुकी थी, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा सिमेट्रिक है ना। और सिमेट्रिक होने से कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल होने से वो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में बनता है कि नहीं? आई बात समझ में? सिमेट्रिक चीज़ हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इन जनरल क्या होता है, जो पारा वाला चीज़ है वो लगभग 80% मिलता है, लगभग ये 80% होगा, और ये लगभग 20% होगा, ऐसे होता है, ठीक है। अगर मान लो कि हम यहाँ पे ये नहीं करके, सपोज करो कि ऐसे ले लेते कुछ, मान लो कि NO2 ले लेते, नाइट्रोबेंजीन, और इसमें क्लोरीन डाल देते, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग। ये तो 11th में पढ़े थे, बताता हूँ, एक मिनट। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, कहीं पे भी लगा सकता है ना, यहाँ लगाएं, बात तो बराबर है। क्या चीज़? जैसे मान लो मैं अभी बोल रहा हूँ कि NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन तुमको लिखने बोला तो तुम NO2 यहाँ लिखो चाहे यहाँ कहीं पे भी लिख सकते हो ना। तो बस नाइट्रोबेंजीन मैंने लिख दिया, और उसका हम क्या कर रहे हैं, हैलोजिनेशन करा रहे हैं, यानी हैलोजन डाल दिए, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डाल दिए। तो ये चूँकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में मेटा कौन है? इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है और ये मेटा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, जस्ट ऑपोजिट वाला पारा होता है। तो ये मेटा है, ये मेटा है, इस दोनों में से तुम कहीं पे भी लगा दो, बात बराबर होगा। तो कहीं पे भी लगा दिए, तुम ऐसे लिख देंगे तो गलत नहीं हुआ ना, ये तो वही बात हो गई, ये NO2 लग गया और मेटा पे क्लोरीन हो गया, समझे। एक्चुअली देखो ये जो है ना 11th वाले ये में बात करेंगे हम लोग, तो रेजोनेंस जैसे पढ़ना था ऑर्गेनिक में, है ना, बेंजीन का कंपाउंड का, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ना था। तो ये सब रेजोनेंस के लिए चलते मेनली होता है। एल्काइल ग्रुप जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के चलते ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के चलते देखेंगे क्या कि इसमें जो है ना वो ये ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर तुम जैसे मान लो तुम बोली हो तो दिखाई देता हूँ,
वो रेजोनेंस इफेक्ट के चलते ना, रेजोनेंस भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव रेजोनेंस और एक नेगेटिव, ठीक है। हाँ, तो उसके चलते ये सब असर होता है, जो कि एक्चुअली में हम लोग को 11th में पढ़ना था। अभी फ़िलहाल तुम क्लास 12th के हिसाब से दिमाग में सिर्फ ये रखो कि ये सब ग्रुप्स ऑर्थो पैराडाइटिंग होते हैं और ये सब ग्रुप्स मेटा डाइटिंग होते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या वो एक बता दूं कि क्यों होता है। देखो जैसे मान लो अभी मैंने बताया, जैसे सपोज़ कि एक एग्जांपल एक ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये 11th का है, जैसे मान लो NO2 लिख दिए, NO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है ज़्यादा। लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है, ऑक्सीजन 16 में है, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो, और पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, तो यानी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, जो कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा। तो जैसे ही पुल करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये फिर क्या होगा, इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। समझे ये बात। तो चूंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है उसमें बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बोलो, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है बेंजीन पे। तो जो घट रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, -R इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस को मेसोमेरिज्म भी बोलते हैं, M इफेक्ट या R इफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ होता है ना। तो यहाँ पे जो है ऐसा जब होगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर चला गया है तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, ये और ये में कोई फ़र्क नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। और इसका जब इधर चला गया तो इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस वाले कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं, इस पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, 0। एक प्लस एक माइनस कैंसिल होकर 0 नहीं हुआ, यहाँ एक प्लस भी तो है और यहाँ एक माइनस है, तो एक प्लस और एक माइनस कैंसिल होकर 0 नहीं हुआ, हुआ ना। समझे ये बात। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना, 0, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना, 0। यानी जब हम रेजोनेंस लिखते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या कैकुले स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, बहुत सारा नाम होता है, ठीक है, या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, सब होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम लिखते हैं तो टोटल चार्ज हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए, जो एक पे रहेगा वो सभी पे रहेगा। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम गलत लिख रहे हो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दिए। अब फिर क्या होगा, देखो प्लस चार्ज जैसे ही आया तो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर के इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, और जब ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से इधर आया तो यहाँ कम हो गया तो इस पर प्लस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जैसे था अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा, कोई डाउट नहीं। जैसे ये हुआ फिर ये तुरंत इधर अट्रैक्ट हो जाएगा ना, और जैसे ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये इधर तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ही, ये इधर आया तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और ये O पे माइनस, यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इधर, जैसे ये इधर आएगा तो इस पे कमी होगी तो ये इधर आ जाएगा, बात सही, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ डबल हो गया, ये पहले से है, ये सिंगल हो गया, ये N, यहाँ डबल हो गया, ये ऐसे। तो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर सेम है, बोलो फर्स्ट और लास्ट सेम है, नहीं, गलत। पाई बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन अलग हुआ ना, तो इसलिए वो दोनों अलग स्ट्रक्चर काउंट होगा, सेम नहीं काउंट होगा, बात समझे। इसलिए ये जो कंपाउंड हुआ नाइट्रोबेंजीन, अगर मैं बोलूँ उसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो 5 काउंट करोगे,
अगर सेम होता तो नहीं ना काउंट होता। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि वहाँ पे बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड का पोजीशन तो बिल्कुल बदल गया ना। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे देखो, इधर ध्यान दो, ये जो कंपाउंड बना इसमें तुम क्या देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेंजीन के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, उस पोजीशन का नाम बोलो। मेटा कहाँ है? ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, ये पारा। ऑर्थो पारा पे आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज appears at ortho and para positions, सही है? क्यों? ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। तो जब हम यहाँ पर देखो NO2 डालेंगे, NO नाइट्रोबेंजीन है जैसे, और हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मान लो करा रहे हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पारा पे। बिल्कुल गलत। ऑर्थो पारा पे तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है और ये खुद पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वहाँ ना जाके अटैक करेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, वहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के पास तो रिपेल हो जाएगा। तो पॉजिटिव जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो ये ऑर्थो और पारा पे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ ना अटैक करेगा, तो मेटा पे करेगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ से वो निकला बाहर और इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा मेटा पे लगेगा, समझे? और H+ वहाँ से बाहर हुआ। आई बात समझ में? तो चूँकि ये जो है NO2 ग्रुप, उसके चलते ना वहाँ पे माइनस आर इफेक्ट हुआ और इसलिए मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल गया। तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजा? मेटा पोजीशन पे, इसलिए हम NO2 को बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी तरह से समझे? बिल्कुल, ऐसे थोड़ी, बेंजीन ही का ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो और ये जो है ऑर्थो मेटा पारा ये सब, वो तो बेंजीन से रिलेटेड वर्ड है, ऐसे तो फिर कोई मतलब ही नहीं होगा ना, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखोगे कि जैसे कोई अल्काइल ग्रुप है, एल्कॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप है, ये सब जो ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, और हेलो ग्रुप है, हेलोजन, ठीक है, OH ग्रुप है, तो ये सब जो ग्रुप्स होते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ये सब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? और NO2 ग्रुप जैसे अभी देखे थे, नाइट्रो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, CN, ठीक है, COCH3 एसिटाइल ग्रुप, ये सब जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, समझे? तो इस तरह से ये ध्यान रखोगे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है ना? मतलब मैं समझा ही चुका हूँ कि क्या होता है, वो आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है? समझे? ठीक है? तो वो बेंजीन और उसका जो डेरिवेटिव बोल रहा था वो उस पर हो गया। और बोलो, मुस्कान बोलो। हाँ देखो देखो, दो बात है यहाँ पे। देखो जैसे समझो, मैंने ये बताया था एक जनरली क्या होता है, कायरल कार्बन बताया था। तो अगर उसके साथ चार चीज़ डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है, तो वो कायरल कार्बन होता है। पढ़े थे ना, A B मान लो M N चारों डिफरेंट, तो कायरल कार्बन। और वहाँ पे ये बात हुई थी कि अगर कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो जनरली वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। इसका मतलब कि उसके सॉल्यूशन से जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो वो उसको राइट या लेफ़्ट टर्न कर देगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जो मैं तुमको बता रहा था कि जैसे ये है, ठीक है, कंपाउंड A
और बी दो डिफरेंट कंपाउंड हैं और दोनों का मैंने मिक्सचर लिया। अच्छा, कंपाउंड ए जो है वो जैसा समझो, कंपाउंड ए जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है मान लो, ठीक, और कंपाउंड बी जो है वो लेवो रोटेटरी है, ठीक है। बी क्या है? लेवो रोटेटरी। मतलब समझ रहे हो दोनों कि इस तरह के कंपाउंड के मिक्सचर सॉल्यूशन में जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे तो वो राइट की तरफ टर्न कर देगा, इस वाले में जब करेंगे तो लेफ्ट की तरफ टर्न कर देगा। यही मतलब हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो अब जब हम दोनों का इक्वल अमाउंट डालें, 50% दोनों का डालें, यानी इक्वल अमाउंट हुआ ना, और इसके मिक्सचर से हम, ये मिक्सचर है उसमें ये दोनों चीज़ बराबर अमाउंट में डाला हुआ है, तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इससे पास करेगा तो चूंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मान लो वो 70 डिग्री राइट टर्न किया, तो ये वाला जो है वो लेवो रोटेटरी है, उसका भी अमाउंट उतना ही है, तो ये जो है उसको 70 डिग्री लेफ़्ट टर्न कर देगा, तो 70 डिग्री राइट और फिर 70 डिग्री लेफ़्ट, तो बात तो वही आ गई ना, घूम के तो वहीं आ गया। तो यानी कि अल्टीमेटली ये जो मिक्सचर है वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात समझ में आई? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो हुआ क्या? देखो हुआ क्या, ए और बी दो डिफरेंट कंपाउंड है, ए जितना राइट किया बी उतना लेफ्ट कर दिया, और दो एक्सटर्नल अलग अलग कंपाउंड्स थे ना, इसलिए एक दूसरे को वो कंपेंसेट किया। बोलते हैं ना, कंपेंसेट करने का मतलब जानते हो ना, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करना, एक तरह से समझ सकते हो क्या। तो इसलिए, और चूंकि एक्सटर्नली दो डिफरेंट कंपाउंड हम लोगों ने डाला और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया, इसलिए हम लोग इस तरह, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ठीक है। लेकिन अब जैसे देखो, जैसे कुछ कंपाउंड ऐसा भी होता है कि जिसमें कायरल कार्बन है मगर फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लैक्टिक एसिड वगैरह इस तरह का, और भी कुछ एग्जांपल्स होगा, हमें अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हालांकि जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें दो कार्बन ऐसे हैं और कुछ इस तरह से, जैसे इसमें ए जो लगा हुआ है वो यहाँ पे है, यहाँ जो बी लगा हुआ है वो बी यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, यहाँ पे वाई लगा हुआ है, ऐसे मान लो कि कोई कंपाउंड है। एक जनरल वे में बता रहा हूँ, वो चूँकि यहाँ अभी ज़रूरत नहीं है जानना इसलिए। तो कोई कंपाउंड ऐसे है कुछ, ठीक, इधर मान लो जैसे OH है तो यहाँ पे OH है, इधर मान लो कि कुछ है H तो इधर भी H है, ऐसे। तो कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्सिस पर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन पलट जा रहा है। अब जैसे देखो, मान लो कोई एक इमेजनरी यहाँ पे प्लेन है, एक काल्पनिक मान लेते हैं कोई प्लेन हो गया, ठीक है। ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन होगा, क्योंकि एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ और जो चौथा चीज़ है वो क्या है? ये पूरा है। तो ये 1 2 3 4 चारों डिफरेंट हुआ, तो वो तो कायरल कार्बन है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, ये कार्बन भी कायरल है, क्योंकि 1 2 3 डिफरेंट और चौथा ये, तो वो डिफरेंट, तो चारों चीज़ डिफरेंट हुआ। तो कहने का मतलब इस कंपाउंड में दो कायरल कार्बन्स हैं, सही है, इस कंपाउंड में दो कायरल कार्बन्स हैं, और लेकिन ये एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड का हम क्या किए? सॉल्यूशन बना लिए, और उससे फिर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाए, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी का काम कर रहा है सपोज, तो ये तो फिर लेवो का काम करेगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है। नहीं, जो इधर बी था वो इधर बी है, इधर ए था तो उधर ए है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो का हिस्सा काम कर रहा है तो ये हिस्सा जो है वो लेवो का काम करेगा, और अगर ये लेवो का काम कर रहा है तो ये डेक्स्ट्रो का काम करेगा। बात समझे? और लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट उससे पास होगा तो ये हिस्सा मान लो कि अगर 30 डिग्री राइट टर्न किया तो ये वाला हिस्सा उसको 30 डिग्री लेफ्ट टर्न कर देगा, और अल्टीमेटली फिर क्या होगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधा रह जाएगा, है ना। तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। जैसे हम लोग पढ़े कि अगर कायरल कार्बन होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कंपाउंड में एक नहीं दो कायरल कार्बन है, मगर फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात समझे? लेकिन कंपाउंड एक ही है, यहाँ पे दो डिफरेंट कंपाउंड था, यहाँ पे एक ही कंपाउंड है, और उसका अंदर का, उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि एक पार्ट डेक्स्ट्रो का काम कर रहा है तो दूसरा उसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है और लेवो का काम कर रहा है ना। तो ये जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होता है इस तरह के कंपाउंड का, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन।
इंटरनल कंपेंसेशन, और यहां जो था उसको क्या बोले थे, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो एक्सटर्नल और इंटरनल क्यों बोले, समझ में आई बात? इंटरनल इसलिए क्योंकि इसके कंपाउंड के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन के चलते ऐसा हुआ, और यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड का नेचर ही अलग था, यहाँ पे एक ही कंपाउंड था, है ना। तो बस वही बात हो गई, है ना, बात समझ रहे हो? तो ये जो है वो इंटरनल कंपेंसेशन और ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ना जिसमें कायरल कार्बन है, ध्यान दो, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिसमें कायरल कार्बन्स हैं और फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ड इसी कारण से हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। और कंपनसेशन का मतलब कंपनसेट करना, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करना, इसलिए वो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और बोलो जल्दी से कुछ। आज कुछ डाउट्स ही पूछ लो, 2 मिनट डाउट, क्योंकि नया तो कुछ स्टार्ट करने से मतलब नहीं है। और कुछ डाउट है बोलो जल्दी से, कुछ भी जितना तक हुआ, ताकि फिर अगले क्लास से हम लोग उसको आगे फटाफट बढ़ सकें। पीछे के डाउट्स में बोलो। और ये जो है ध्यान देना होगा तुम लोगों को पहले चैप्टर से, इसलिए ध्यान दो एक चीज़ जो मैं कह रहा हूँ अभी। ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, ठीक है। और ये जो डिस्कशन हुआ आज के क्लास में, पूरा क्लास में डिस्कशन में ही दिया। कारण ये था, हालांकि वीडियो है, वीडियो भी तुम लोग बार बार रिपीट करके देख सकते हो, बट फिर भी मैं डाउट्स इसलिए बता रहा था कि वीडियो तुम देख चुके हो तब ये डाउट हुआ है ना। और तुम लोग उस क्लास में नहीं थे तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए मैं फिर से फोकस करके बता दिया। कारण ये भी है इसका, क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा है 12th में, हर चैप्टर लंबा चैप्टर से। अगला चैप्टर जो पढ़ोगे, अभी तो ये चैप्टर ही चलेगा, इसके बाद जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें फिर ये सब आएगा। जो तीसरा चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये पहला का दोनों आएगा, जो चौथा चैप्टर पढ़ोगे तो पहला का तीनों आएगा, रिलेटेड है। जो चौथा चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें देखोगे कि अगर 1 2 3 चैप्टर समझे हुए हो, बनाए हुए हो ठीक से, तो चौथा चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि वही सब सारा चीज़ आएगा। तो इसीलिए नहीं सोचोगे छोड़ो ये चैप्टर रहने देते हैं, अगले चैप्टर से ध्यान दे देंगे। ऐसा करोगे तो गलत करोगे, प्रॉब्लम होगा तुम ही लोग को, क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बनेगा फिर। सेंट मैरिज तो कर ही चुके हम लोग। सेंट मैरिज रिएक्शन अलग हुआ, हेलो अरेंज से हुआ, हाँ। मतलब वो लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है ना। लाइट के प्रेजेंस में आप लोग पढ़े थे ना, तभी वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो वहाँ पे डार्क लिखे या नहीं लिखे, अंडरस्टूड है कि लाइट नहीं है, ठीक है। लो चलो ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। दिखाओ, स्ट्रक्चर तो देखना पड़ेगा ना। तुम टिक मारो ना, टिक मार दो। अच्छा, जिस पे टिक लगा है ना पेन से, देखो जैसे एक क्वेश्चन डाउट है यहाँ पे यूपैक नेम लिखने का, है ना। CH3 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे है, ऐसे है,
एक और क्वेश्चन है HH। ये दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। यूपैक नेम लिखना है। तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड लाइन दिया है, इसलिए हो सकता है कंफ्यूज कर रहे होगे। देखो सबसे पहली बात, चेन चुनोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम ये 4 ले लेंगे तो फिर ये कार्बन और उसका अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग ब्रांच को सिंपल रखते हैं। तो हम लोग को 1 2 3 4, क्योंकि दोनों तरफ से 4 ही आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन हो गया 4 कार्बन। अब यहाँ से जब करोगे नंबरिंग तो 1 2 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, और अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 पे ही डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो डबल बॉन्ड तो दोनों में सेम, हैलोजन लगा है, डबल बॉन्ड भी लगा है, तो डबल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, उसका नंबर मिनिमम आना चाहिए। लेकिन दोनों साइड से क्या हो रहा है, 2 पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड। अच्छा ध्यान दोगे कि ये कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन है, उससे बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन है, उससे बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब दोनों तरफ से जब डबल बॉन्ड है तो किधर से सही होगा, तो फिर हम लोग देखेंगे ना कि हैलोजन नज़दीक आ जाए, क्योंकि अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 पे हैलोजन आता, इधर से करते तो 1 पे ही आ गया, तो ये सही होगा नंबरिंग 1 2 3 4। बोलो नंबरिंग समझ में आया। हम डबल बॉन्ड को पहले देखते, लेकिन दोनों तरफ से चूंकि बराबर आ रहा था डबल बॉन्ड, इसलिए फिर देखे कि हैलोजन फिर कहाँ नज़दीक आ रहा है, ठीक है, बस हो गया। तो जब तुम ऐसे करोगे तो अब ब्रांच में एक तो ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। अब ये ब्रोमीन B से शुरू होगा, मिथाइल M से शुरू होगा, पहले किसको लिखोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो फिर हो गया 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, और फिर 2 पे मिथाइल है 2 मिथाइल, हो गया ब्रांच का काम ख़त्म। अब उसके बाद पेरेंट चेन पे आओ, 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो ब्यूट लिखेंगे, और डबल बॉन्ड 2 पे स्टार्ट हो रहा है तो 2 इन लिखेंगे, हो गया, ठीक है। इधर देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये कार्बन नहीं है, बार बार ध्यान दोगे, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये पेरेंट चेन होगा 3 कार्बन, अदरवाइज नहीं तो ब्रांचिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नंबरिंग 1 यहाँ अगर रखेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, और अगर यहाँ से 1 करेंगे तो 1 2 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा, तो डबल बॉन्ड को नज़दीक रखना है, समझ गए। तो इसलिए ये 1 हो जाएगा, और ये 2 होगा, और ये 3 होगा, ख़त्म। तो अब यहाँ पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, तो B पहले आता है ना, तो कैसे लिखोगे इसका 3 ना, 3 ब्रोमो 2 पे मिथाइल, हो गया। अब पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो प्रॉप 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1, ठीक है।